ये LCR सर्किट है। ये एक ऐसी सर्किट है जिसमें इंडक्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा है और रजिस्टर भी लगा है। ठीक, तो अब इंडक्टर के सिरों के बीच वोल्टेज अब यहाँ से V वोल्ट दे रहे हैं। ठीक, तो ये जो V वोल्ट दे रहे हैं यहाँ पर, तो अगर ये रेजिस्टेंस होता तो सबके सिरों के वोल्टेज जो होते, जो डेवलप होते, वो सब एक डायरेक्शन में होते। तो अगर यहाँ V1 होता, V2 होता, V3 होता, तो हम सीधे जोड़ लेते V=V1 + V2 + V3। मगर यहाँ मामला ये है कि यहाँ इंडक्टर लगा है, यहाँ कैपेसिटर लगा है और यहाँ रजिस्टर लगा है। बात समझ में आई? तो अगर हम ये मान लें, तुम ये पिछले उसमें पढ़ चुके हो कि अगर हम यहाँ ये वाला वोल्टेज ले लें, रेजिस्टेंस के सिरों के बीच जो वोल्टेज जो डेवलप हुआ है वो वोल्टेज मान लो VR। इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज डेवलप हुआ वो VR, और इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज डेवलप हुआ, इसके सिरों के बीच वोल्टेज वो मान लो VC है। ठीक, और इंडक्टर के सिरों पर जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो मान लो VL है। बात समझ में आई? तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर ये रेजिस्टेंस होता सब R1 R2 R3, तो V = IR1, V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। अब तीनों को सम करते तो इसके बराबर होता जितना हम लगा रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज जो होता है V ने, ये एनर्जी होता है। मालूम है ये बात? नहीं मालूम? नहीं मालूम है ना? हाँ, तो जान लो कि वोल्टेज क्या होता है। एनर्जी वोल्टेज वर्क डन है। वोल्टेज वर्क डन होता है एक कूलम के चार्ज को, ठीक ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाने में जितना वर्क डन होगा वही तो दोनों के बीच वोल्टेज कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ है, उसका मतलब क्या है कि एक कूलम के चार्ज को तुम बढ़ा रहे हो, तो जितना यहाँ वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो यहाँ का वर्क डन है। एक कूलम के चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो कराने में जो वर्क डन है वही तो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वोल्टेज मीन्स एनर्जी, तो ये सब एनर्जी है ये, और सारी एनर्जी मिल कहाँ रही है? यहाँ से मिल रही है। ठीक, तो इतनी एनर्जी V दिया, और यहाँ अगर एनर्जी अगर V1 खर्च हुई, यहाँ V2, यहाँ V3, V1 = IR1, V2 = IR2 और V3 = IR3। तो ये सब एनर्जी है ये जो खर्च हो रही है। आप सब एनर्जी को जोड़ दोगे तो वो एनर्जी किसने दिया है? बैटरी ने दिया है। तो V तो इक्वल होगा, तो V = V1 + V2 + V3। बात समझ में आई? मगर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो VL है इंडक्टर में, उसका डायरेक्शन कहीं और जा रहा है, इसका डायरेक्शन कहीं और जा रहा है, इसका डायरेक्शन कहीं और जा रहा है। तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसमें तीनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक, ये जो इंडक्टर है, करंट जो बह रही है, इंडक्टर में करंट क्या होता है? π/2 पीछे होता है। बात समझ में आई? इसमें करंट π/2 आगे होता है, इसमें इसी के डायरेक्शन में जो होता है। बात समझ में आई? तो इधर देखो, तीनों में सेम करंट बह रही है, तीनों में सेम करंट बह रही है। बात समझ में आई? तो करंट को अगर हम ये मान लें, इधर देखो, इधर हम VR मान लें और इसी डायरेक्शन में करंट बह रही है। करंट तो सब में सेम बहेगा, सीरीज में लगे हुए हैं ना, सब में करंट सेम बहेगा। तो अगर इधर वोल्टेज का डायरेक्शन अगर VR अगर इधर है, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा? करंट भी होगा ना। मगर ये जो VL होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? I
करंट से पीछे होता है ना π/2 इंडक्टिव सर्किट में, तो करंट π/2 पीछे होने का मतलब क्या है कि वोल्टेज π/2 आगे है। तो ये जो VL है ये I से या R से, I और R एक ही डायरेक्शन में है, तो I से VL π/2 आगे है, इसका मतलब है कि VR से भी π/2 आगे है, इन दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ देखो, यहाँ अगर हम ले लें VL, क्या ले लें, VL ले लें यहाँ, ठीक। देखो इधर समझ लो इसको, इधर हम ले लें VL और इस कैपेसिटर में जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो करंट से π/2, ये करंट कैपेसिटर में वोल्टेज से π/2 आगे जाता है, करंट इसमें π/2 पीछे है, इसमें करंट π/2 आगे जाएगा, करंट वोल्टेज से π/2 आगे जा रहा है, इसका मतलब कि वोल्टेज करंट से π/2 पीछे जा रहा है। तो इसका वोल्टेज अगर तुम जो दिखाओगे तो इस करंट से π/2 पीछे दिखाओगे, नीचे दिखाओगे, बात समझ में? तो अब किसको बड़ा दिखाएंगे किसको छोटा दिखाएंगे, ये डिपेंड करेगा VL में कौन बड़ा है और कौन छोटा। अभी अब फिलहाल हम ये मान करके चल रहे हैं कि VL बड़ा है ना। देखो देखो इधर VL इज ग्रेटर देन VC, तो अगर VL बड़ा है तो VL का जो बनेगा वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के जो लाइन जो की लेंथ होती है वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ये बड़ा रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है तो ये छोटा बनेगा, ये VC है, ठीक, बात समझ में? तो VL माइनस VC क्या होगा बताओ? ये एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ठीक, तो नेट कितना होगा, डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो VL में से VC क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये इतना मान लो VL है, इतना VL है, ठीक, और इतना क्या है, VC है, तो ये VC माइनस हो जाएगा VL में से इतना VC, तो नेट यहाँ आएगा VL माइनस VC, तो VL माइनस VC मान लो यहाँ आ गया, ये आ गया, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इतना VL माइनस VC, ठीक, ये VL माइनस VC, ये। तो अब इसका काम खत्म, हमने इन दोनों का रिजल्टेंट दे दिया VL माइनस VC, ये दे दिया ना। अब इसका डायरेक्शन किधर जाएगा बताओ, VL माइनस VC का इधर। अब VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट अब आप निकालिए, तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है, पैरेललोग्राम बना दो, बन गया, और इसका जो डायगोनल है वो क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। तो ये रिजल्टेंट क्या आ गया इसका, देखो ये रिजल्टेंट V इक्वल टू, मान लो इसका रिजल्टेंट V है, तो V इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये क्या है VR है, और ये क्या है VL माइनस VC है, और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगा दो मैग्नीट्यूड के लिए, तो ये इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो V का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक। छोटे बच्चे अपने गौर से देख रहे हैं, इंटर में सब जाएंगे तो इन सबको पहले ही जो समझ में आ जाएगा, इतना तो कहेगा ना कि हाँ सुना हुआ है, ये वर्ड जो सुना हुआ है, मेरे लिए ये वर्ड अननोन नहीं है, ये बात समझ में आएगी, हाँ बोलो, आ गई ना। तो यहाँ देखो V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू अंडर रूट VL स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, VL माइनस VC का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब करंट सब में जो है करंट सेम रहेगी, करंट का कोई मामला नहीं है,
बात समझ में? करंट सब में सेम रहेगी। इसका करंट आई इधर लिए है ना, हैं? तो ये अब करंट सब में सेम रहेगी, इसमें भी हाँ सेम रहेगी, इसमें भी करंट वही होगी, इसमें भी वही होगी, इसमें भी वही होगी, डायरेक्शन भी वही होगा। ठीक, अब ये डायरेक्शन हमने आई का ले लिया है, तो आई इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, आई इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो V इज इक्वल टू, उधर देखो, V इज इक्वल टू, देखो यहाँ इसको हम क्या लिखते हैं, ये तो आ गया ये, अब ये एक इसका एक पार्ट हमें मिल गया, बात समझ में? डेल्टा वोल्टेज हमें मिल गया। हम जा रहे हैं निकालने इसका इम्पीडेंस, ठीक? जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस अगर कंडक्टर का होगा तो उसे रेजिस्टेंस कहेंगे, जो अपोजिशन है, जो करंट का अपोज करता है। करंट का अपोज करने वाला फैक्टर अगर पाया जा रहा है कैपेसिटर में तो वो कैपेसिटेंस कहलाएगा, और करंट का अपोज करने वाला फैक्टर अगर पाया जा रहा है इंडक्टर में तो वो इंडक्टेंस कहलाएगा। बात समझ में आई? अब किसी सर्किट में अगर दो लगे हुए हैं, इसके अंदर इंडक्टेंस भी है कैपेसिटेंस भी है, तो दोनों मिलकर के इम्पीडेंस होगा। या तीनों लगे हुए हैं तो तीनों का जो अपोज कर रहा है तीनों का फैक्टर वो मिल करके इम्पीडेंस को हम लिखेंगे Z से। बात समझ में आई? इम्पीडेंस को लिखेंगे Z से। तो देखो VR स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं बताओ? I स्क्वायर और R स्क्वायर, V इक्वल टू IR। ठीक, ठीक उसी तरह से यहाँ देखो, ये क्या है, ये इसका, ठीक है, इसका ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, दो वोल्टेज का जो माइनस है वोल्टेज यही होगा। बात समझ में आई? तो इसमें क्या होगा, I और ये क्या होगा, I स्क्वायर और VL। अब ये V किस में बदल जाएगा बोलो? हाँ, ओमेगा, यहाँ ओमेगा की बात नहीं है, यहाँ ओमेगा का मामला नहीं है। इसको तुम इसके इम्पीडेंस और करंट का टर्म में लो, कितना आएगा बोलो? V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। तो अब इसमें इसको अगर VL की जगह XL कर लोगे और इसको अगर XC कर लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा I स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर होगा ना। ये क्या है, ये टोटल वोल्टेज ही तो है, वोल्टेज का डिफरेंस वोल्टेज, ठीक है? बात समझ में? तो करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज को करंट इनटू रेजिस्टेंस के टर्म में हम लिख सकते हैं ना, तो वही ये वोल्टेज और ये करंट। बात समझ में? जैसे तुमने VR स्क्वायर की जगह लिखा है I स्क्वायर R स्क्वायर, उसी तरह इसके जगह लिखोगे I स्क्वायर और, ठीक, V स्क्वायर टू क्या होता है, IR। बात समझ में? IR। यहाँ V की जगह क्या है, VL माइनस VC, VL माइनस VC इक्वल टू I, और R की जगह क्या हो जाएगा, XL माइनस XC, ठीक है? ये वोल्टेज V इक्वल टू I इंटू R है ना, VL का I XL हो जाएगा। हाँ, ये बात समझ में आ रही ना? ये V इक्वल टू IR, तो यहाँ ये दोनों का डिफरेंस V ही है, तो ये V इक्वल टू I इंटू R। अब ये R क्या हो जाएगा,
एक्सएल माइनस एक्सी, ये टोटल रिएक्टेंस, ठीक है। तो इसको लिख दें ऐसे, ठीक। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आई स्क्वायर बाहर ले लो, आई हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, ये बात समझ में आ रही है। जो फार्मूला इस पर लगाए हो वही तुम इस पर लगा दिए हो। आई स्क्वायर वी इक्वल टू आई आर है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आई आर स्क्वायर आर स्क्वायर, वही काम तुम इसमें किए हो। यहाँ ये वोल्टेज है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, यहाँ भी करंट वही रहेगी और रेजिस्टेंस क्या है इसमें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस ही तो है, समझ में? अब आई को इधर ले लो, v अपन आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का, बोलो। अब ये v क्या है, टोटल वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज है v, ये यही तो है। इसका 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 जो वेक्टर सम है उसका मैग्नीट्यूड है, वो यही ना आएगा, v यही ना इसको एनर्जी दे रहा है। तो सबका वोल्टेज अगर तुम वेक्टर सम करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड यही आना चाहिए, ये, ठीक। टोटल एनर्जी ये V मिल रही है इसको, तो सारी एनर्जी को जोड़ दोगे, इसको इसको इसको, ये एनर्जी है, ये कूलम की के को पास करने में यहाँ कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी V आर, यहाँ कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी V सी, यहाँ कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी V एल, और तीनों एनर्जी को जोड़ दोगे तो नेट एनर्जी के बराबर हो गई। बात समझ में? तो अब ये क्या हो गया बताओ, V अपान आई, आर इक्वल टू क्या होता है V अपान आई। तो अब ये V जो है तो मतलब ये, हाँ, ये तीनों का ये सम है V, V क्या है, इस सबका रिजल्टेंट है। बात समझ में आई? तो ये टोटल वोल्टेज है, ये कुल वोल्टेज, तो कुल वोल्टेज अपन कुल रेजिस्टेंस इक्वल टू कुल वो इम्पीडेंस कहलाएगा। इसको लिखेंगे Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक। बात समझ में? अब यहाँ देखो, अब ये जो ये रिजल्टेंट है, ये देखो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो या आई से, आई, ये देखो ये आई है ना, और ये क्या है, रिजल्टेंट वोल्टेज है। तो वोल्टेज आई से कितना आगे है करंट से, बोलो कितना आगे, ये नेट वोल्टेज है ना, ये नेट वोल्टेज करंट से इसका फेज कितना आगे है, वो मान लो 5। बात समझ में? तो अब देखो यहाँ tan, जो फाई की वैल्यू निकाल लो, tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। यहाँ कुछ मान लो, यहाँ चलो ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, ये O मान लो, यहाँ मान लो P मान लो, यहाँ M मान लो, यहाँ N मान लो, ठीक। तो tan फाई इक्वल टू PM अपान OP, परपेंडिकुलर अपान बेस। PM क्या है बताओ, VL माइनस VC अपान, और ये क्या है VR, ये tan फाई, एक tan फाई इस टर्म में है, बात समझ में? और एक tan फाई देखो यहाँ से देख लो, ठीक है। तो अब यहाँ जरा देख लो तुम इसको, ये अगर ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको रेजिस्टेंस और एक्सेल के टर्म में बात करते हैं। अब यहाँ देखो V माइनस VL, ये क्या होगा, इसको रेजिस्टेंस के टर्म में जो लिखो, हाँ?
V इक्वल टू आई आर, तो लिख लो चलो वी एल की जगह आई एक्स एल, वी सी की जगह आई एक्स सी, वी आर की जगह आई आर। तो आई कॉमन ले लो यहाँ से, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो tan फाइव इक्वल टू क्या आ गया, एक्सएल माइनस एक्सी अपान एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर आ गया। ठीक, तो देखो ये जो tan फाइव वी एल माइनस वी सी अपान आर, ये वी एल माइनस वी सी है। ठीक, और tan फाइव इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर, वी एल माइनस वी सी देखो ये है, बात समझ रहे। तो tan फाइव इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर का मतलब क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी क्या है, ओपीएम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पीएम है, पीएम देखो ये है, बात समझ रहे। और आर क्या है, ये है, ये ठीक ना। तो इसका एक ग्राफ ऐसे भी बनाया जा सकता है। देखो रेजिस्टेंस के टर्म में इधर अगर तुम लिए आर, ठीक, और इस पर तुम लिए एक्सएल, यहाँ तुम ले लिए एक्सी, एक्सी में से एक्सएल माइनस कर दो, इतना मान लो बचा, ये एक्सएल इज ग्रेटर देन, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो एक्सएल में से एक्सी माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी। अब ये आर और एक्सएल माइनस एक्सी का रिजल्टेंट किधर जाएगा, ये फाइव। अब ये क्या हो गया, इम्पीडेंस हो गया, टोटल रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया इम्पीडेंस। तो अब ये इम्पीडेंस इक्वल टू कितना होगा बताओ, हैं, वही आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस। ये देखो हो गया ये, हैं? अभी इस पर बात और होगी डिटेल में। तो अब देखो करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट देखो मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम तब होगा जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है तीनों का सम है ना, तो उसको इम्पीडेंस कह दो। तो ये इम्पीडेंस जब मिनिमम होगा तो करंट में रुकावट मिनिमम होगी, तो मैक्सिमम करंट बहेगा। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। और ये मिनिमम कब होगा बताओ, अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए तो ये फैक्टर पूरा गायब हो जाएगा और अंडर रूट आर स्क्वायर आर हो जाएगा, है ना। तो फॉर एक्सएल इक्वल टू एक्सी, अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए, है ना, एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए, कैपेसिटर का जो कैपेसिटर का जो हाँ रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हाँ, और इंडक्टर के इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक ना। अगर दोनों रिएक्टेंस एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए, एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए, तो ये देखो ये चीज पूरी कट जाएगी। तब जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब ये सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगी। जो एलसीआर सर्किट है इस केस में ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। देखो इधर, तब ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगी। ठीक,
ये गायब हो गया, कैपेसिटिव वो इम्पीडेंस गायब हो गया, रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस गायब हो गया। दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, मार दिया अगर इक्वल है तो टोटल इम्पीडेंस आर के इक्वल हो गया। तो अब इसको हम कहते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट, हालांकि इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हुए हैं। बात समझ में आई? तो करंट तब क्या हो जाएगा, बोलो, मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये मिनिमम हो गया ना। अगर ये बराबर ना होता, मान लो ये 5 होता और ये 10 होता, तो 5 में से 10 माइनस किए 15, ये 5 में से मान लो ये 15 ये 10 है, या ये 10 है ये 15 है, तो 15 में से 10 माइनस किए 5, 5 का स्क्वायर किए 25, ठीक? तो 25 जो रिएक्टेंस है वो काम करेगा ना कि नहीं करेगा? यहाँ देखो खत्म हो गया, तो करंट क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम। तो अब जब ये मैक्सिमम होगा करंट, बात समझ में आई? तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रिजोनेंस। क्या कहते हैं? रिजोनेंस। इसमें इतनी ज्यादा इसमें करंट फ्लो होने लगेगी अचानक, बराबर होने के बाद ये जो कैपेसिटर है या इंडक्टर है, दोनों ऐसा ले लो कि जिसकी वैल्यू को हम घटा बढ़ा सकें, कम बेसी कर सकें, ट्यूनिंग। तो ट्यून करते करते जब तुम ट्यून करोगे तो एक वैल्यू इसकी ऐसी आएगी कि इसके बराबर हो जाएगी, है ना, और बहुत तेज करंट फ्लो होने लगेगी। जब इतनी तेज करंट फ्लो होने लगेगी तो वो रिजोनेंस की कंडीशन कहलाती है। रेडियो में यही सर्किट लगी रहती है, रेडियो में यही सर्किट लगी रहती है। उसके अंदर कॉइल लगा रहता है ये, और ये जो कैपेसिटर है वो गेन कैपेसिटर लगा रहता है। गेन कैपेसिटर के ऊपर पुली लगी रहती है, वहां से धागा लगा रहता है, और धागा जो है कहाँ सेट रहता है, जा करके जहाँ हम ट्यून करते हैं। जब हम उसको घुमाते हैं तो धागा घूमता है, धागा घूमता है तो ये पुल्ली घूमती है। जब पुल्ली घूमती है तो ये जो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर नीचे होता है। जब प्लेट इधर होता है तो कॉमन एरिया घटता है, कैपेसिटर के प्लेट का एरिया घटेगा तो उसकी वैल्यू भी घटेगी। बात समझ में आई? तो उसकी वैल्यू को जब हम घटाते बढ़ाते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस है अगर इसके बराबर हो जाए इसके इंडक्टेंस के, बात समझ में आई? तो जो उसका इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाएगा। इम्पीडेंस मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। अब वो रिजोनेंस की कंडीशन होगी, ऐसे में जितने पर ये सेट होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जितने पर सेट होगी, वो एटमॉस्फेयर में जो है हर स्टेशन की फ्रीक्वेंसी अपनी होती है, वो उस फ्रीक्वेंसी को वो फौरन कैच करने लगेगा। बात समझ में? तो इसको ट्यून सर्किट में इसको यूज करते हैं, ठीक ना? तो अब ये कंडीशन क्या है, एक्सएल इक्वल टू रिजोनेंस की कंडीशन। कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, रिजोनेंस की है ना कंडीशन है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। एक्सएल की जगह क्या लिखो, ओमेगा एल, और एक्सी की जगह 1 ओमेगा सी, 1 ओमेगा सी, ठीक? तो अब देखो, इस ओमेगा को इधर लेकर के आओ और इस एल को यहाँ ले आओ, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 एल सी। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√LC। ये रिजोनेंस की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, रिजोनेंस की। अब ओमेगा की जगह अगर 2πf लिख लो, जहाँ f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा इक्वल टू 2πf इक्वल टू 1/√LC, ठीक ना? तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2π इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा 1/2π 1/2π√LC। ये रेजोनेंस की कंडीशन है। बात समझ में? ये देखो, तो इसको जो फ्रीक्वेंसी तुम दे रहे हो, तुम इसकी वैल्यू फिक्स कर दो, इसकी वैल्यू फिक्स कर दो एल और सी की। अब तुम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, जो एसी सिग्नल तुम दे रहे हो
एसी सिग्नल, उस एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तुम घटाओ बढ़ाओ, बात समझ में आई? अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, अब देखो एल की जो वैल्यू होगी और सी की जो वैल्यू होगी, अंडर रूट एल सी निकाल लो, 2 पाई की वैल्यू निकाल लो और 1 अपान कर दो, तो एफ की वैल्यू कुछ आएगी? नहीं आएगी। तो एफ की जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू पर अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम सेट करेंगे तो वो कंडीशन कौन सी होगी? रिजोनेंस की होगी, बात समझ में? तो ये रिजोनेंस की ये कंडीशन है, ठीक। अब बहुत कम टाइम में समझ लो ये पूरा जो है इसको हम लोगों ने टच कर लिया।